बच्चों, इस वर्ष आपके लिए वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से एक नया YouTube चैनल निर्मित किया गया है। इसका नाम है BMC VTC हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कक्षा 1 से 10वीं तक पाठ निहाय शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए BMC VTC हिंदी चैनल को लॉग इन एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहां दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। जैसे ही आप दी गई लिंक को क्लिक करते हैं, इस तरह से गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है BMC VTC चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव मत अवश्य दें। तो उस फॉर्म में आपको इस तरह से जानकारी पूछी गई है आपसे। आपका नाम, तो यहां आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी पाठशाला का नाम, अपनी शाला का नाम लिखना है आपको यहां पर। तो चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम जब मोबाइल में अपना चैनल खोलते हैं तो हमें किस तरह से दिखाई देता है। यह मैंने अपना चैनल खोला है BMC VTC हिंदी चैनल और भूगोल का पहला पाठ है पृथ्वी और रेखा जाल। इस वीडियो के हम स्क्रीन के हम दाईं ओर देख रहे हैं, एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है। जब इस चिन्ह को हम क्लिक करते हैं तो इसी के नीचे खुल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो में मिलेंगे। तो जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। और जहां पर ये प्रश्न खत्म होते हैं उसी के नीचे आपको एक ये लिंक दी गई है। इस लिंक को खोलें। जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे ये लिंक अपने आप खुल जाएगी। इसमें गूगल फॉर्म मिलेगा आपको और उस फॉर्म में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही सहज और सरल प्रश्न। उनको टिक मार्क कीजिए और इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। फॉर्म के लास्ट में नीचे सबमिट की बटन मिलती है, आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जमा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर।
नमस्कार। नवीन शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 10वीं के इतिहास विषय के सत्र में मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। यह दृश्य हमें अतीत के गलियारों में लिए जा रहा है और अतीत के गलियारों की सैर करने का माध्यम है इतिहास और इतिहास की पाठ्यपुस्तक। इतिहास की यह पाठ्यपुस्तक उपयोजित इतिहास के आयाम को लेकर चलती है। उपयोजित अर्थात इतिहास के इस ज्ञान का उपयोग व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल में वृद्धि करने हेतु किया जा सकता है, यानी इतिहास का व्यवहारिक जीवन में उपयोग। पाठ 2 इतिहास लेखन भारतीय परंपरा। पाठ 2 को पढ़ने के बाद हमारे विद्यार्थियों में कौन से क्षमताएं विकसित होनी चाहिए, उन क्षमताओं पर एक दृष्टि डालते हैं। प्राचीन से आधुनिक कालखंड के इतिहास की विश्लेषणात्मक समीक्षा, इतिहास लेखन की परंपरा स्पष्ट करना, भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन करना आना, भारत तथा विश्व में हुए ऐतिहासिक शोध कार्यों की जानकारी प्राप्त करना, इतिहास विशुद्ध विज्ञान का अध्ययन विषय है यह बताना आना। भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा। इसके अंतर्गत हम कुछ मुद्दों का अध्ययन करेंगे। उसमें से एक मुद्दा है प्राचीन काल का इतिहास लेखन, मध्ययुगीन इतिहास लेखन, आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन और अंग्रेजों का इतिहास कालखंड। भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा और इसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है प्राचीन काल का इतिहास लेखन। जब हम बात करते हैं प्राचीन काल की तो सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि प्राचीन काल का आखिर कालखंड कौन सा है। मानव के उदय से लेकर 10वीं या 12वीं सदी तक के भारत का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। वर्तमान भारत के मानचित्र को तो हम सब ने देखा है, हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। हम इसमें और एक मानचित्र देख रहे हैं, प्राचीन भारत का मानचित्र। और बच्चों, आप देख रहे हो कि दोनों मानचित्र की जो राजनीतिक बाउंड्री है, जो सीमा है, दोनों में अंतर है। तो आज हम अपने पाठ में जिस भारत देश के बारे में चर्चा करेंगे वह है हमारा प्राचीन भारत। और कालखंड को समझने के लिए हम समय रेखा का सहारा लेते हैं। प्राचीन समय का कालखंड, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यह प्राचीन समय का कालखंड है कौन सा। तो हम जब समय रेखा की हम बात करते हैं तो उसमें आपको बीच में एक जीरो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। वह जीरो जो है वह ईसा जन्म वर्ष दर्शाता है। और जीरो के हम जब दाईं ओर देखते हैं तो उसमें कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसवी सन के नाम से जानते हैं। और उसी तरह उसके बाईं ओर हम देखें तो कुछ अंक लिखे हुए हैं जिन्हें हम कैलेंडर के हिसाब से ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। यानी जीरो जो है उसको हम मूल आधार माने तो जीरो के दाईं ओर ईसवी सन यानी समय का बढ़ता क्रम, और उसके बाईं ओर हम देखें तो समय का विपरीत क्रम। तो हम जब प्राचीन समय का कालखंड हम देखते हैं, और हमने इसके पहले कहा कि मानव के उदय से लेकर उसकी 10वीं या 12वीं शताब्दी तक, तो 10वीं या 12वीं शताब्दी मतलब 10वीं
या 12वें ईस्वी सन की हम बात होती है, तो हम यहाँ देखते हैं, हम 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का कालखंड हम लेते हैं और यहाँ से हम समय रेखा पर यात्रा करें तो हमें बाईं ओर हम यात्रा करते हैं और समय अनंत काल से अनंत काल की दिशा में चला जाता है। तो यह जो है हमारा प्राचीन समय का कालखंड है और इसी कालखंड के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। तो इस प्राचीन भारत में इतिहास को संजोने का माध्यम क्या था? हमारी जो अतीत की स्मृतियां हैं, हमारे अतीत के गलियारे जो हैं, वही हमारे इतिहास के परिदृश्य हैं। तो इतिहास के उन परिदृश्यों को संजोने का माध्यम क्या था प्राचीन भारत में? केवल स्मृतियां, और इन स्मृतियों को संजोने के लिए मौखिक परंपरा द्वारा इनका संरक्षण किया जाता था। मौखिक परंपरा के अंतर्गत श्रुत परंपरा जिसे हम कहते हैं, सुन सुनकर बातों को याद रखना और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। विभिन्न पौराणिक कथाएं जो हमारे ऋषियों, मुनियों और संतों द्वारा भावी पीढ़ी तक दी जाती थी। हमारे गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा और विभिन्न विषयों का विस्तार पूर्वक ज्ञान उन्हें प्रात्यक्षिक और मौखिक परंपरा के द्वारा दिया जाता था। इसके अतिरिक्त यदि हम सामाजिक रूप से देखें तो हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहार, विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, उनको मनाने का तरीका, उनके प्रति हमारी आस्था, हमारा विश्वास, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। ग्रामीण भागों में हम देखें तो गांव की महिलाएं जांत पर अनाज पीसते समय कई तरह के गीत गाती हैं। उसमें पौराणिक आख्यान भी होते हैं, सामाजिक गतिविधियों के बारे में बातें होती हैं, पारिवारिक बातें होती हैं। तो यह सब कुछ गीतों के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है और इस तरह इतिहास का आगमन आगे की ओर होता रहता है। अभी तक हमने मौखिक परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम प्राचीन काल के इतिहास लेखन को जानेंगे लेखन के माध्यम से। हड़प्पा संस्कृति में पाए गए प्राचीन लेखों के आधार पर हमें यह जानकारी मिलती है कि भारत में ईसा पूर्व 3000 ईसा पूर्व अथवा उसके पूर्व से भी लेखन कला अस्तित्व में थी। क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में बहुत सारी हमें वस्तुएं ऐसी मिली हैं जिनका स्वरूप लिखित रहा है। यह अलग बात है कि आज भी उन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा संस्कृति के कालखंड में हमें जाना है। हम देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का कालखंड कौन सा था। बच्चों, इतिहास पढ़ने का आनंद तभी आता है जब हम उसके समय को जानते हों। नहीं तो आज हम 2020 में बैठे हैं, आपसे मैंने कहा हड़प्पा संस्कृति का कालखंड, आपको क्या पता कि हमको कितने साल पहले जाना है। तो इसके लिए हम फिर से एक बार समय रेखा का सहारा लेते हैं और अब तक आप समझ गए हो कि समय रेखा में ईसा जन्म वर्ष के दाईं ओर जो है वर्तमान समय है, ईस्वी सन बढ़ता हुआ समय, और ईसा जन्म वर्ष के बाईं ओर ईसा पूर्व का कालखंड है। वर्तमान में हम रह रहे हैं सन 2020 में और हमें जाना है हड़प्पा संस्कृति के कालखंड में। वह है ईसा पूर्व 3000 से 3500 के दरमियान। और हमारी तीर ने हमें बताया, हम विपरीत दिशा में हमने यात्रा की और तीर हमारा रुक गया है 3500 के आंकड़े के पास, यानी हम हड़प्पा कालखंड में पहुंच गए।
अब बच्चों एक मज़ेदार बात है, जरा कल्पना करो कि यदि आपको एक टाइम मशीन दे दी जाए और टाइम मशीन में बैठकर आपको कहा जाए कि आपको हड़प्पा संस्कृति के कालखंड में आपको पहुंचना है ना मज़ेदार। तो हमें लगभग कितने हजार वर्ष की यात्रा हमारी होगी। तो इसके लिए यदि हम उसका हिसाब करेंगे तो लगभग 5,520 हजार वर्ष हम पीछे पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में 2020 है तो 2020 समय हो गया कालखंड, और उसके बाद 3,500 साल हम पीछे चल रहे हैं। तो लगभग 5,520 वर्ष हम पीछे पहुंचेंगे और हम पहुंचेंगे हड़प्पा संस्कृति के कालखंड में। भारत में ऐतिहासिक स्वरूप का सबसे प्राचीन लिखित साहित्य उकेरे हुए लेखों के रूप में पाया जाता है। इन लेखों का प्रारंभ मौर्य सम्राट अशोक के कालखंड अर्थात ईसा पूर्व 3री शताब्दी से होता है। अब फिर एक बार यहाँ कालखंड की बात हो रही है और ईसा पूर्व 3री शताब्दी का जिक्र हो रहा है। फिर से हम सहारा लेते हैं एक बार समय रेखा का और देखते हैं कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी का अर्थ क्या। बच्चों आपने देखा ईसा पूर्व 3री शताब्दी। सम्राट अशोक के उकेरे हुए लेख प्रस्तरों और पत्थर के स्तंभों पर उकेरे गए हैं। यहाँ पर एक हमें ताम्रपट दिखाई दे रहा है। यह ताम्रपट सोगौड़ा जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पाया गया है। माना जाता है कि यह ताम्रपट मौर्य कालखंड का होना चाहिए। ताम्रपट पर उकेरे गए लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। इसी तरह के चिन्ह प्राचीन आहत सिक्कों पर भी पाए जाते हैं। हमें यहां पर 2 शब्द मिले हैं, उकेरना और आहत सिक्के। तो हम सबसे पहले देखते हैं उकेरना का अर्थ क्या होता है। पत्थर, लकड़ी, लोहे जैसी कड़ी चीजों पर छेनी आदि से नक्काशी करना या बेलबूटे बनाना, जैसे कि आप यहाँ इस पट्टी पर देख रहे हैं। इस पट्टी पर आप ध्यान से देखें तो इस पर किसी कलम से या किसी ब्रश से, पेंटिंग ब्रश से लिखा हुआ नहीं है। उसी तरह से और एक पट्टी हम देखते हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये किसी कलम से, पेंसिल से या ब्रश से लिखावट नहीं है। ये किस तरह से लिखा गया है, यह छेनी से पत्थरों में हथौड़े मारकर, खोदकर इस तरह से लिखा गया है, और इस तरह की क्रिया को हम कहते हैं उकेरना। आहत सिक्के धातु के टुकड़े पर चिन्ह विशेष ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। कोष्ठक में शब्द लिखा है पीट कर। अब पीट कर मतलब धड़ाधड़ पीटना नहीं है। यहाँ पर यहाँ पीटने का अर्थ होता है कि ठप्पा लगाना या स्टैंप मारना, जिसे हम कहते हैं, उस तरह से। आहत सिक्कों पर चिन्हों के अवशेष भी मिलते हैं, जैसे मछली, पेड़, मोर, यज्ञवेदी, हाथी, शंख, बैल, ज्यामितीय चित्र यानी भूमितीय आकृतियां जैसे वृत्त, चतुर्भुज, त्रिकोण आदि। यहाँ पर हम 2 चित्र देख रहे हैं आहत सिक्कों के। अब इसमें आप देख रहे हो कि किस तरह से यह आकृतियां इस पर बनी हुई हैं। प्राचीन काल में इस तरह के आहत सिक्के बहुतायत में पाए जाते हैं। ईसा की पहली शताब्दी से ताम्रपट, शिल्प, धातु के सिक्के, मूर्तियां, ताम्रपट एक अलग प्रारूप में और उन पे उकेरे गए लेख आदि वस्तुएं प्राप्त होने लगती हैं, और इन वस्तुओं के द्वारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अब पुनः यहाँ पर बात हो रही है ईसा की पहली शताब्दी की, यानी पहली शताब्दी का कालखंड। तो हम समय रेखा पर एक बार फिर चलते हैं और देखते हैं कि ईसा की पहली शताब्दी कहाँ से शुरू हो रही है। यह आपने देखा ईसा जन्म वर्ष, और उसके हम जब दाईं तरफ चलते हैं तो ईसा की पहली शताब्दी, तो यह है पहली शताब्दी का कालखंड।
अब इसके अलावा प्राचीन भारतीय साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। हमारे वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, महाभारत जैसा महाकाव्य, रामायण जैसा महाकाव्य, हमारे पुराण, ईसवी सन की 7वीं शताब्दी में कवि बाणभट्ट द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ हर्षचरित एक ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ है। अब फिर से यहाँ पर हमें कालखंड मिल रहा है ईसवी सन की 7वीं शताब्दी, यानी अब हम ईसा जन्म के आगे वाले वर्षों में चल रहे हैं। अभी हमने इसके पहले 1ली शताब्दी की बात की, अब यहाँ पर हम 7वीं शताब्दी में पहुंचे हैं। बाणभट्ट संस्कृत के महापंडित थे और उनका यह काव्य ग्रंथ है हर्षचरित, जिसमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जैन धर्म ग्रंथ प्रवचन सार, रत्नकरंडक, श्रावकाचार आदि भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास लेखन के रूप में, स्रोत के रूप में उपलब्ध होते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य के अलावा बौद्ध जैन धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा वर्णन इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। हमारा देश, हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया अर्थात समृद्धि का प्रतीक, और हमारा देश हर क्षेत्र में समृद्ध था, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, रासायनिक क्षेत्र हो, खगोलीय क्षेत्र हो, शोध का क्षेत्र हो, चिकित्सीय क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत देश सर्वोत्कृष्ट था। और इसीलिए यहाँ पर अनेक विदेशी यात्री सतत आते रहते थे। कुछ यहाँ पर अध्ययन करने आते थे, कुछ यहाँ पर पर्यटन करने के लिए आते थे, तो कुछ विद्वान शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे। तात्पर्य यह कि यहाँ पर विदेशी यात्रियों का आवागमन जारी रहता था और इन विदेशी यात्रियों ने अपने यहाँ के अनुभवों को संस्मरण के रूप में अभिव्यक्त किया है। उनके ये संस्मरण, उनके ये ग्रंथ आज हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनेक अनछुए पहलुओं से परिचित कराते हैं। हम अपने समृद्ध इतिहास को जानते हैं, समझते हैं और हमें एक दिशा मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतिहास के साधन के रूप में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे सामने आते हैं कि इतिहास के 3 महत्वपूर्ण साधन हैं जिनके माध्यम से हम अतीत के गलियारों में बड़ी सहजता से घूम लेते हैं और बहुत ही आसानी से उस समय की स्थितियों का अवलोकन भी कर लेते हैं। भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन। अब भौतिक साधन के अंतर्गत हम देखें तो जैसे सिक्के, इन सिक्कों द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब आप कहोगे कि सिक्कों से भला इतिहास कैसे मालूम पड़ता है? आज भी आपके हाथ में यदि कोई सिक्का हो तो आप जरूर उसको देखिएगा ध्यान से, और आगे के मुद्दों को जब आप समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि सचमुच एक छोटा सा सिक्का अपने पूरे कालखंड को समाहित किए रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिक्कों द्वारा हमें तत्कालीन शासक की जानकारी मिलती है, क्योंकि यह एक परंपरा रही है कि प्रत्येक शासक अपने शासन काल में सिक्के ढलवाते थे और उन सिक्कों पर अपने कालखंड का वर्णन या अपने कुछ प्रतीकों का अंकन उस पर किया जाता था। तो शासक की जानकारी मिलती है हमें, शासक का कार्यकाल, उसकी शासन व्यवस्था, वह कृषि आधारित व्यवस्था है कि उद्योग आधारित व्यवस्था है, या उसकी व्यवस्था में अन्य कौन कौन से पहलू समाये हुए हैं, इसकी
जानकारी हमें सिक्कों के माध्यम से मिलती है, क्योंकि सिक्कों पे कुछ ना कुछ अंकित रहता है और वह अंकन जो है हमें उस काल की जानकारी देता है। इसके अलावा धार्मिक अवधारणा, व्यक्तिगत विवरण, धातु विज्ञान कि सिक्के कौन सी धातु से बने हुए हैं, तो हमें जब शासक के कार्यकाल की जानकारी मिल जाती है, यानी उस काल में कौन कौन सी धातुएं समाज में प्रचलित थी, मनुष्य किन किन धातुओं के साथ काम करता था, यानी किन किन धातुओं का उसके रोजमर्रा के जीवन में, उसके दैनिक जीवन में उपयोग होता था। और इसका अर्थ ये भी होता है कि वो उन धातुओं को गलाना, उन धातुओं को सांचे में ढालकर उनसे वस्तुएं बनाना, ऐसी सारी कलाओं से अवगत था। यानी धातु विज्ञान कितना उस समय विकसित था, यह जानकारी हमें मिलती है। भाषा व्यवहार, क्योंकि सिक्कों पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो किन भाषाओं के माध्यम से मनुष्य परस्पर संवाद करता था, परस्पर व्यवहार करता था, उस भाषा की लिपि क्या थी, यह सब जानकारी भी हमें मिलती है। धार्मिक समन्वय, हमारा देश हमेशा से कई धर्मावलंबियों के साथ मेलजोल के साथ रहता आया है, तो उनमें परस्पर समन्वय किस आधार पे था, कैसे था, इसका चित्रांकन भी हमें कई बार सिक्कों पर मिलता है। आर्थिक गतिविधि और आर्थिक स्थिति, इन चीजों की जानकारी भी हमें सिक्कों के माध्यम से मिलती है। तो इस तरह से एक छोटा सा सिक्का जो आपकी हथेली में रखें तो आपकी मुट्ठी में वो समा जाता है, वह सिक्का कितने बड़े कालखंड को अपने आप में समेटे हुए होता है। भवन, किलों, स्तंभ, स्मारकों आदि द्वारा इतिहास के पन्नों से हमें कई जानकारियां प्राप्त होती हैं, यथा संबंधित राजा की कालावधि, वंशावली, राज्य विस्तार, तत्कालीन गतिविधियां, तत्कालीन सामाजिक ढांचा, जलवायु, आकार, कालखंड का बोध, वास्तुकला की उन्नति, कालखंड की आर्थिक स्थिति, कला की ऊंचाई, निर्माण कार्यशैली, जनता का। तो बच्चों, आज हमने भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत प्राचीन काल के इतिहास लेखन को जाना, समझा। आप सबको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और यदि कुछ सुझाव भी हैं तो उनका भी स्वागत है। धन्यवाद।